राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कि अधिकतर घरों में जो बहुओं के साथ ही जो परायापन जैसा व्यवहार क्यों होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पार्वती देवी सुबह सुबह ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं, हे भगवान, सुबह के 8 बजने वाले हैं और यह महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी। इस बुढ़ापे में देखो अब यह नौबत आ गई है कि 2 घूंट चाय के लिए भी मुझे चिल्लाना पड़ता है। इस घर में कौन है मेरी सुनने वाला? अपनी माँ की कड़कती हुई तेज आवाज सुनते ही विकास की नींद जो खुल गई। वैसे तो यह उसकी माँ का रोज का काम था। सुबह सुबह की तेज आवाज सुनने की उन्हें आदत सी हो गई थी। इस महाभारत का अब वो आदी हो चुका था। आंख खुलते ही विकास ने घड़ी की ओर देखा। अभी तो 7 भी पूरे नहीं बजे थे और माँ ने सुबह सुबह ही अपनी बहू नीलम को प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर में विकास उठकर बाहर आया और माँ के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला, क्या हुआ माँ, आप रोज ही सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं। तब पार्वती जी बोली, क्या करूं बेटा, जब तक सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती नहीं हो तब तक तेरी पत्नी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है। तो ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी पत्नी नीलम की जो आंख खुली हो या उसने शांति से मुझे 1 कप चाय बनाकर दी हो। हालांकि माँ ने यह सब बातें बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन उनके कहने का अंदाज ऐसा था जिसे सुनते ही विकास मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। फिर बोला, लेकिन माँ, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है माँ। तुमने अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती। तब पार्वती जी बोली, अरे नालायक, मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। 12 साल पहले इसे महारानी को बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी। अब तो तेरे सामने की ही बात है। तेरी बहन रीता को देख, उसे भी तो घर का सारा काम करना है। मैंने ही तो सिखाया है। कितनी फुर्ती से दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर देती थी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग रह गए थे और यहाँ तेरी पत्नी है जिससे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना नहीं रो रही होती। अभी माँ यह सब बातें बोल ही रही थी कि जो विकास की पत्नी नीलम तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने माँ की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वह बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। विकास बोला, लो माँ, आ गई आपकी बहू रानी। फिर मत कहना कि काम नहीं करती मेरी पत्नी। विकास ने मजाकिया अंदाज में कहा तो बहू को कोसती हुई माँ का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोल ही मत, तूने तो जो ना उसे सर पर चढ़ा लिया है, जोरू का गुलाम कहीं का। अरे मेरी शादी हुई थी ना तो गज भर का घूंघट करवाया जाता था। तेरी दादी ने मुझसे इतना लंबा घूंघट निकलवाती थी और मैं उसकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी रीता को भी दिए हैं। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता अपने बड़ों के सामने। अब अम्मा जी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया तो विकास समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा। इसलिए वह वहां से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी तैयार होकर वह आ गया और फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे नीलम, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? बस 5 मिनट और। नीलम रसोई में से कहने लगी। अरे नीलम, तेजी से हाथ चलाते हुए नीलम कहने लगी तो विकास बोला, अरे इतनी देर भी रसोई में क्या कर रही थी जो अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? मुझे जल्दी निकलना है, बहुत देर से जो देर हो गई है, तुम जल्दी से नाश्ता तैयार नहीं कर सकती?
जो नीलम बहुत देर से सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते पहले से ही अपना आपा खो चुकी थी, अब पति की बात सुनी तो वह अपना सारा गुस्सा निकालने का उसे मौका मिल गया और वह अपनी सास पर व्यंग कसते हुए बोली अपने पति से, हाँ हाँ, रसोई घर में बिस्तर लगा के सो रही थी, आराम फरमा रही हूँ बिस्तर लगाकर, और मैं तो ठहरी निपटने ठल्ली, मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए नीलम नाश्ता लेकर बाहर आ गई और विकास के सामने पटककर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाह से देखती हुई वापस रसोई घर में चली गई। यूं तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंसकर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। विकास को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। एक पल लड़ते झगड़ते हैं तो दूसरे पल पहले जैसी हो जाती हैं। 12 वर्ष पहले पार्वती देवी अपने बेटे विकास के लिए अपनी पसंद की लड़की नीलम को चुनकर लाई थी। विकास और नीलम का एक बेटा और बेटी है। नीलम ने ससुराल में आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू के कामकाज में मीन मेख निकालने की अम्मा जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती, वह किसी जो ठेठ सास की तरह उस पर बरस पड़ती थी। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, जिस कारण वह अपनी बहू को आते जाते ताने और उल्हाने देती रहती थी। नीलम अक्सर इन तानों को नजरअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती थी और विकास चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता था। अम्मा जी, जो आस पड़ोस में उन्हें सब जो पार्वती काकी के नाम से जानते थे, पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी विवाह का कोई उत्सव हो या कोई भी शुभ मुहूर्त शुभ कार्य हो, उनसे सलाह जरूर ली जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनसे कभी सलाह नहीं ली जाए, यह तो संभव ही नहीं होता था। मोहल्ले के सब लोगों के साथ जो अम्मा जी के बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु बहू के मामले में उनकी जुबान अक्सर फिसल जाया करती थी। विकास थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर के फोन की घंटी बजी। पार्वती जी ने फोन उठाया और दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो माँ, मैं रीता बोल रही हूँ। तब पार्वती जी बोली, अरे रीता बिटिया, मैं तो बस तुझे याद कर रही थी, और बता घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बेटे कैसे हैं? और दामाद जी बच्चे सब राजी खुशी हैं ना? रीता बोली, हाँ माँ, सब कुछ ठीक ठाक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है, आपके नाती शिवम का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते ही पार्वती देवी की बाछें खिल उठी। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, तभी रीता ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है, 10 दिन के बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दो और बढ़िया से कपड़े खरीदना। आखिर आपके नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना, कार्ड मैं कोरियर से भेज दूंगी। पार्वती जी बोली, अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियां करनी है। नाती की शादी के समाचार से जहाँ एक ओर पार्वती देवी बहुत उत्साहित हो गई, वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे। आखिर सारी तैयारियां कैसे होंगी? मात्र 10 दिन का समय है और ना जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। तभी पार्वती देवी बोली, अरे बहू, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर तो आ। अब उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी तो उनकी बहू नीलम, जो सासू माँ के ताने और उल्हानों से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? तब पार्वती देवी बोली, अरे बहू, रीता का फोन आया था, बता रही थी कि शिवम का रिश्ता तय हो गया है, 10 दिन में शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम 10 दिन में कैसे होंगे। नीलम बोली, अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, मिलजुल कर करेंगे तो सब इंतजाम हो जाएगा। और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर विरोध को भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गईं। वैसे तो माँ जी का हाथ पांव फूलना भी जायज था, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी था
और नोएडा में रहने वाले बेटी दामाद का रहन सहन भी बहुत ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था। उस समय उनका दामाद केवल एक प्राइवेट नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया था और ईश्वर की कृपा से उनकी कड़ी मेहनत के बलबूते पर वह कारोबार चल निकला, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उनकी बेटी भी खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं। जबकि माजी का बेटा विकास एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह बहुत कम तो नहीं, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी तनख्वाह से घर का खर्च भी आराम से निकल पाता था। अब जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, ये दोनों परिवारों के संबंधों के बीच की दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो जो आलम यह हो गया था कि मायके में जाकर रहना तो दूर, जो रीता अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। हालांकि समय के साथ साथ रिश्तों में दूरियां बन गई थी, परंतु आखिर थे तो खून के ही रिश्ते। दुख सुख में वही खून के रिश्ते तो सबसे पहले याद आते हैं। इसलिए पार्वती देवी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारियों में जुट गईं। सब कुछ सोचने विचारने के बाद पार्वती जी उठकर अपने कमरे में चली गईं और अलमारी में से एक पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और फिर अलमारी के लॉकर में से बैंक की एक एफडी का एक कागज निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, बहू कल बाजार जाकर अंगूठी के दाम निकलवा लेते हैं और इसे बेच देते हैं, और यह जो 20,000 रुपये की एफडी है, विकास से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे, साथ में नई बहू के लिए एक अंगूठी भी बनवा लेते हैं। तब नीलम बोली, माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई उसने और फिर अपने काम में जुट गई। रात को विकास जब घर आया तो माँ ने उसके भांजे शिवम की शादी का समाचार सुनाया तो सारी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो विकास बोला, माँ 2 दिन में मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू बस ट्रेन की टिकट बुक कर देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत है। शादी की तैयारी के लिए एफडी तुड़वा देना, फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊँगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गईं। सबसे पहले वो दोनों सुनार की दुकान पर गईं और पुरानी सोने की अंगूठी देकर एक नई अंगूठी बहू के लिए लेकर आईं, जो कि बहुत ही अच्छे डिजाइन की थी। फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गईं, परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमतें तो आसमान छू रही थी और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। अभी तो 3 जोड़ी कपड़े ही सिलेक्ट किए थे कि माँ जी बोली, बहू ये पैसे तो पूरे भी नहीं हो पाएंगे। तब नीलम बोली, माँ जी आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और नीलम दुकान से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीलम वापस लौटी तो पैसे देखकर अम्मा जी हैरान रह गईं और बोली, अरे बहू इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? तब नीलम बोली, माँ जी जो यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े खरीदकर और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे। वे दोनों सास बहू जब घर आईं तो नीलम ने सबके लिए खाना बनाया और जब नीलम माँ जी को खाना देने आई तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। तब माँ जी बोली, अरे बहू तेरी चेन कहाँ गई? तो नीलम बोली, माँ जी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर माँ जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बहू, माँ जी बोली, वह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना,
तूने उसे क्यों बेच दिया? तब नीलम बोली, अरे माँ जी, आप दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाते तो हमारी कितनी बदनामी होती। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी मैं बनवा लूंगी। ऐसा कहकर नीलम रसोई घर में चली गई और अपने काम में जुट गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गई थी। माँ जी बेटी को फोन करके अपने आने की उन्हें सूचना भी भेज दी और विवाह से एक दिन पहले जो पार्वती देवी अपने परिवार के साथ अपनी बेटी के घर नोएडा जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो सब लोग नोएडा पहुंचे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो अम्मा जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले से ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। अम्मा जी ने देखा इस उम्र में भी सूट बूट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। माँ जी और उनके परिवार को आता देखकर वे आगे बढ़कर माँ जी के पैर छूने लगे तो माँ जी ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए माँ जी सोचने लगी, जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, माँ आप लोग इतनी देर से क्यों आए हैं। फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हाल चाल बांटेगी और कौन कौन से काम करने हैं माँ, इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोच कर ही अम्मा जी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो रीता के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। रीता भी वहीं आंगन में खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वालों के लोगों को जो निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो रीता मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की। औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज दी, अरे रामू, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद अम्मा जी के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो अम्मा जी ने अपनी बेटी से इतने गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद की थी और कहाँ सामान ऊपर रखवाकर एक नौकर के जरिए उनके पास चाय नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर अम्मा जी का दिल बुझ सा गया। सब लोग बारी बारी से कमरे के साथ लगे बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफ़र की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन अम्मा जी की तो जैसे सारी भूख ही खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर जैसे ही वो बैठी तो वैसी की वैसी बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी रीता आ गई और बोली, अरे यह क्या, अभी तक आप लोगों ने चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया। फिर अम्मा बोली, बस बिटिया तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रीता बोली, अरे माँ इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना। बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगानापन महसूस करती पार्वती देवी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। कहने लगी, बात तो तूने सही कही है रीता, शादी वाले घर में काम बहुत से होते हैं, पर तू चिंता मत कर बेटी, तू मुझे काम बताती जा और मैं तेरी भाभी के साथ मिलकर सारे काम संभाल लूंगी। उसी समय अम्मा जी के दोनों नाती शिवम और शुभम भी वहां आ गए। तभी अम्मा अपने बैग खोलकर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। शिवम की नानी द्वारा लाए गए कपड़े शिवम को बहुत पसंद आए तो वहीं शुभम को अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा। बोला, वाह नानी, मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हो, मैं तो इन्हें रात को ही पहनूंगा। अब पार्वती देवी अपने नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी बेटी रीता को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए जो अम्मा जी बेताब हो गईं। परंतु बेटी रीता ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उसे उलट पलट कर देखा और फिर बुझे मन के साथ एक तरफ रख दिया।
उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। और अम्मा जी, अब आप सब लोग आराम कीजिए, रीता कहने लगी। रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ। वहां से उठते हुए रीता बाहर चली गई और संगीत का नाम सुनते ही जो अम्मा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं लेटे लेटे अब अम्मा जी सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर अम्मा जी उत्साहित होती जा रही थी। शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। संगीत का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। रीता की किट्टी पार्टी की सहेलियां और आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड की औरतें फिल्मी गाने गाते हुए नाच रही थीं। वहां बैठे हुए जो अब पार्वती देवी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है? शादी ब्याह में तो सगुन के गीत गाए जाते हैं। और वह बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें सगुन के गीत गाने को कहेगी। परंतु वो तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाच गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सती कहाँ थी कि वह अपनी अम्मा जी को एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे और पार्वती देवी का गीत गाने का शौक मन ही मन में रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे अपरिचित माहौल में वह केवल एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी देर में खाना शुरू हो जाएगा तो अम्मा जी को एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आई और विकास भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद रीता अपने हाथ में कुछ सामान लिए अपने कमरे में आई और अपनी भाभी नीलम से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि आप लोगों के पास आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया ना? नीलम बोली, अरे दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया। हम कोई पराये थोड़ी ना है जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अपनी बहू का यह जवाब सुनकर पार्वती देवी बहुत प्रभावित हुई और बोली, अच्छा। रीता कहने लगी, अम्मा आपके नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। ऐसा कहते हुए उसने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर अम्मा हैरान रह गई। नीलम बोली, अरे अम्मा, सगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी आपको कुछ देना बनता है। यह आप सब लोगों के लिए कपड़े हैं। मैं चाहती हूँ कल आप सब यही कपड़े पहने। फिर अम्मा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन अम्मा जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहां उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताजी हवा खाने के लिए अम्मा जी बाहर निकल गईं और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए अम्मा जी के कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। वह आवाज उनके कमरे के साथ बने एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वे कमरे के पास गईं तो उनकी बेटी रीता अपने बेटे शुभम से बात कर रही थी। शुभम की आवाज आई, मम्मी आप शाम को कहाँ गायब हो गई थी? मुझे आपसे कुछ काम था। रीता बोली, अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बाजार चली गई थी। तुम्हारी नानी, मामा, मामी और उनके दोनों बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने थे, वरना कल शादी के समय ये लोग वही पुराने फैशन के घटिया कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। तुम्हारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि गवारों जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती बेटा। अब यह लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए हैं, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी विवाह पर ना जाने कितने ही उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले हैं घटिया से कपड़े उठाकर ले आए हैं हमारे लिए। मेरी इज्जत का उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वह लेकर आए हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से में भरे स्वर में जो रीता बोलती जा रही थी, तभी उसका बेटा शिवम बोला,
बस कीजिए मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। मामा मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं, और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वे उपहार वे लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाजा भी है आपको। उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाएंगी। यह बात सुनते ही पार्वती देवी के कान तो जैसे सुन्न हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक से कोई तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असहनीय पीड़ा से वह छटपटा गईं। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम में वह भूल ही बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज़्यादा ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा कि अब खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बढ़ी थी, जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखी थी, आज ऊंचाइयों पर पहुंचते ही उसे वही माँ फुअड़ और गंवार और कंगाल दिखने लगी। आज एक माँ का औहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने में भी जो बेटी की इज्जत में दाग लग जाते। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक जो मैं नाज करती आई थी, उन्हीं संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उस नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूट कर ढह गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी बैठी पार्वती देवी स्वयं को ही कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी हैं। विवाह के दिन जब भी सब लोग हल्दी समारोह में बैठे तो पार्वती देवी अपनी बेटी के आधुनिक पहनावे को देखकर भुनभुनाने लगी। विवाह की पवित्र रस्मों में इन बेढंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। पार्वती देवी की मनोदशा को नीलम बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही थी। इससे पहले वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू नीलम उन्हें समझाते हुए बोली, माँ जी, आप उन्हें कुछ मत कहिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ते और खराब हो जाएं। और यदि दीदी ने आपको कुछ कह दिया तो मुझसे जो सुना नहीं जाएगा। बहू की कही गई बात पार्वती देवी को सही लगी और वह चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गईं और मन ही मन सोचने लगी कि सिर पर पल्लू न रखने के कारण मैं अपनी बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके के कपड़े पहनती थी। और बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बाद भी मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी की तारीफों के पुल हमेशा बांधती रही। ननंद के परिवार के सामने अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए मेरी बहू ने अपनी सोने की चैन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरी ही सुविधा और असुविधा का ख्याल रख रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि पार्वती देवी को अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। फिर वे सोचने लगी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे नीलम जैसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर लेती हैं, जबकि मेरी बहू आज तक मेरे जो ताने उल्हाने सुनते हुए मेरी सेवा करती रही है। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, फिर भी ना जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी सोच पर पार्वती देवी को शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू नीलम कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी, कपड़े बदलकर तैयार हो जाते हैं, शादी किसी बड़े होटल में है। ऐसा कहते हुए नीलम ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो उनकी बेटी रीता उनके लिए लेकर आई थी। एक एक करके सब लोग तैयार हो गए तो पार्वती देवी ने भी चुपचाप करके बेटी की लाई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और अब वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहाँ वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयमित रखते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई अंगूठी उपहार स्वरूप दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तह लगा कर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गईं।
दोपहर के समय जब सब लोग घर वापस पहुंचे तो पार्वती देवी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करके जो पार्वती देवी आस पड़ोस के घरों में बांटने के लिए मिठाई निकाल रही थी, तभी उसके कानों में विकास की आवाज पड़ी। नीलम, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीकी है। इससे पहले नीलम कुछ कहती, अम्मा जी गुस्से में बोली, अरे यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? सफर से लौटते ही बेचारी काम में लग गई है, आखिर वह भी इंसान है। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई तो उठकर रसोई में से नमक लेकर डाल ले। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा जी के यह बदलते तेवर देखकर विकास का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वही नीलम की हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं था, अपनी सासू माँ की ओर देखती ही रह गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।